हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम ताहा खोखर। तो आज हम क्लास 8 की जो साइंस है उसका हमारा चैप्टर 2 जो बाकी है वो कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट हो सकेगा तो हम लोग करेंगे, न फिर एक और वीडियो बनानी ही पड़ेगी। तो हम लोग आज आई थिंक हाँ आज हम लोग डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल करेंगे। जी हाँ, क्योंकि हमारा बाकी तक यही तक हो गया था, उसके बाद हमने वीडियो पॉज कर दी थी, तो बाकी का उसके बाद आज एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो ही जाएगी। सो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल स्टार्ट करते हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉट ओनली कॉज डिजीज इन ह्यूमन्स एंड प्लांट्स बट आल्सो इन अदर एनिमल्स। यानी कि जो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो खाली जो डिजीज होती है वो ह्यूमंस और प्लांट्स की वजह से नहीं, कुछ एनिमल्स के अंदर भी होती है, जैसे कि हमने आपको बताया था। फॉर एग्जाम्पल एंथरेरा इज अ डेंजरस एंथ्रेक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कॉजेज बाय अ बैक्टीरियम फूड एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय अ वायरस। ओके, सो आज हम लोग अब डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट से रीड करेंगे। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज disease in plants like wheat, rice, potato, sun, sugar cane, orange, apple and others. The disease reduce the yield of crops. See table 2.2 अच्छा नहीं अभी for some such plant disease। यानी कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कुछ प्लांट्स में होते हैं, जैसे कि वीट्स हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, आलू हो गया, गन्ना हो गया, फिर संतरा हो गया, सेब हो गया, और दूसरी कुछ क्रॉप्स में भी होती है। और ये डिजीज और ये टेबल 2.2 में बताया गया है किन प्लांट्स में ये होती है। दे कैन बी कंट्रोल बाय द यूज ऑफ सर्टेन केमिकल विच किल द माइक्रोब्स। और इन्हें जो है रोका जा सकता है और एक केमिकल की वजह से इन्हें किल कर सकते हैं, इन माइक्रोब्स को। अब आते हैं फूड पॉइजनिंग, यानी कि उल्टी। हाँ, टेबल 2.2 हाँ। सो सबसे पहले प्लांट, यानी कि प्लांट डिजीज कौन सी होती है? सिट्रस और कैंकर। ये एक बैक्टीरिया के द्वारा होती है, ये एयर में होती है। रस्ट ऑफ वीट, यानी कि वीट का फटना, शायद फंगी। एयर सीड्स, हाँ। येलो वीन मस्किल ऑफ भिंडी, ओकरा, वायरस इंसेक्ट। ओके, अब फूड पॉइजनिंग। Bhoja was invited by his friend to a party and he ate a variety of foodstuff. On reaching home, started vomiting and had to be taken to a hospital. The doctor said that this condition could be due to food poisoning. यानी कि भोजन ने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया था एक पार्टी में, और उसने वहाँ पे कुछ खाना खा लिया। जब वो घर पहुँचते उसे वॉमिट होना स्टार्ट हो गया, इसलिए वो घर नहीं के बाद उसे हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने कहा कि इसकी बहुत हालत खराब है और ये फूड पॉइजनिंग की वजह से हुआ। पहली वंडर हाउ फूड कैन बी बिकम अ पॉइजनिंग, यानी कि खाना जो है जहर में कैसे बन सकता है। Food poisoning could be due to the consumption of food spoiled by some microorganisms. Microorganisms that grow on our food sometimes produce toxic substances. यानी कि कुछ फूड पॉइजनिंग की जो होती है, क्योंकि कुछ खाने में फफूंदी लग जाती है और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उस पर कब्जा कर लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसी खाने पे ग्रो होते हैं, उसके बाद उस पर टॉक्सिक यानी कि अपना जहर होता है वो प्रोड्यूस करते हैं, हार्मफुल सब्सटेंस को पैदा करते हैं। हाँ, दिस मेक द फूड पॉइजनिंग कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। ओहो, इससे इस जहरीले खाने की वजह से बहुत बीमारी भी हो सकती है और डेथ भी हो सकती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। इसलिए हमें खाना जो इसमें स्पॉइल कर जाती है उसे रोकना चाहिए। हाँ, अब आता है फूड प्रिजर्वेशन। उसके बाद हाँ, फूड प्रिजर्वेशन के बारे में 1 ही पेज है। In chapter 1 we have learned अब again in chapter 1 we have learned about the method used to be preserve and store food. Then how do we preserve cooked food at home? चैप्टर 1 में हमने पढ़ा कि खाने को स्टोर और ग्रेन्स को स्टोर कैसे किया जाए। अभी हम हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम,
अब हम पके हुए खाने को कैसे घर पर बचा सकते हैं? हाँ, You know that bread left unused under moist condition is attacked by fungus. आप ये जानती हो कि अगर कोई ब्रेड हो अगर उसे छोड़ा जाए गीली जगह में तो वो फंगस के अटैक में आ जाती है। जी हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल आवर फूड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वहाँ हमारे फूड पे फफूंदी लग जाती है, लगा देते हैं। Spoil food emits bad smell and has a bad taste and change color. जिसपे फूड जो है स्पॉइल हो जाता है, खराब हो जाता है, उसकी उसकी bad एकदम smell होती बैड है। स्मेल होती है, उसमें टेस्ट भी एकदम बेकार होता है, उसका जो कलर होता है, रिएक्शन होता है, सब वो चेंज कर देता है। इस स्पॉइलिंग ऑफ फूड केमिकल रिएक्शन क्या खाने के फूड पे स्पॉइलिंग होना ये क्या एक केमिकल रिएक्शन है। पहली bought some mangoes but she could not eat them for a few days. Later she found that they were spoiled and rotten. यानी कि पहली ने कुछ मैंगो लिए, उसके बाद उसने कुछ दिन खाए नहीं, उसके बाद उसने देखा कि वो पिलपिले हो गए हैं और वो सड़ गए हैं। But she know that the mangoes pickle her grandmother's makes does not spoil for a long time. She is confused. लेकिन उसे मालूम था that the pickle her grandmother आम का अचार जो उसकी दादी या नानी बनाती थी वो तो बहुत लंबे समय तक चलता ही नहीं था। लंबे समय तक चलता था, वो कंफ्यूज हो गई। क्यों? Let's study the common methods of preservation food in our homes. We have to save it from the attack of microorganisms. केमिकल मेथड। सबसे पहले केमिकल मेथड है सॉल्ट्स एंड एडिबल ऑयल्स आर द कॉमन केमिकल जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नमक और एडिबल ऑयल यानी कि बेकार सड़ेले जो ऑयल होते हैं वो जो है केमिकल है, उनके अंदर केमिकल मिलाया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए, ग्रोथ को चेक करने के लिए। हाँ, देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स, इसलिए वो प्रिजर्वेटिव्स कहलाते हैं। We add salt or acid preservatives to pickle to prevent the attack of microbes. हम लोग जो है नमक या और एसिड डालते हैं अचार पे ताकि उस पे कोई माइक्रोब्स अटैक ना करें। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबिसुल्फेट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स, यानी कि सोडियम और ये सोडियम दोनों सोडियम जो है ये प्रिजर्वेटिव्स है। देयर आर आल्सो यूज्ड इन जैम्स एंड स्क्वैश्ड टू चेक देयर स्पॉइलेज। कोई जैम और स्क्वैशेस में भी यूज किए जाते हैं ये चेक करने के लिए कि कहीं उनसे फूंदी तो नहीं आ रही, ये स्पॉइल तो नहीं आ रही। अब इसके बाद है हमारा प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट हैज बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश और एजेस फॉर एजेस। कॉमन सॉल्ट जो है वो सालों से इस्तेमाल हो रहा है ये चेक करने के लिए। मीट और फिश में ये यूज किया जाता है। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट। मीट और फिश जो है ड्राई सॉल्ट से कवर होते हैं टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की ग्रोथ को चेक करने के लिए। सॉल्टिंग इज आल्सो यूज्ड टू बी प्रिजर्व अमला, रॉ मैंगो, टैमरिंड etc. यानी कि सॉल्टिंग जो है वो आंवला पे भी प्रिजर्व करता है, कच्चा आम पे भी और हल्दी पे भी। अब आता है प्रिजर्वेशन बाय शुगर। Jams, jellies and squashes are preserved by sugar. जाम जेली जो आप खाते हैं और शुगर, ये जो है जाम जेली और स्क्वैश जो है वो शुगर के द्वारा प्रिजर्व किए जाते हैं। शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहेबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड। शुगर जो है वो कम करता है मॉइस्चर जिसमें होता है, इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल, यानी कि शुगर जो है वो मॉइस्चर कम करता है जो स्पॉइल फूड का होता है जिसपे बैक्टीरिया आ जाते हैं, तो उसके ग्रोथ को भी वो रोक देता है। अब प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरमेंट। ऑयल और विनेगर जो है वो प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स, यानी कि जो अचार सड़ जाते हैं उन पे यूज होता है। बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरमेंट, वेजिटेबल, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफ्टन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड। ओके, हीट एंड ट्रीटमेंट। Cold treatment. You must have observed your mother boiling milk before it's stored or use boiling milk freely kills many organisms. आपने देखा होगा अपनी माओ को, मम्मियों को
कि जब वो दूध अगर आप लाते हैं, दूध मंगवाते हैं, उसके बाद वो दूध को पहले उबालते हैं। उसके बाद क्यों उबालते हैं? स्टोर करने से पहले क्यों उबालते हैं? क्योंकि जो दूध के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे किल हो जाते हैं बॉयल होने की वजह से। हमारे मम्मी तो रोज दूध उबालती है जब भी हम लेते थे। सब लोग ही उबालते होंगे। Similarly, we keep our food in the refrigerator, low temperature, amid the growth of microbes. और कभी कभार तो हम लोग खाने को रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं लो टेम्परेचर में, ताकि माइक्रोब्स से ग्रोथ ही ना हो पाए, क्योंकि एकदम ठंडी मौसम में वो रह ही नहीं पाएंगे। बोझा कह रहा है, Why does the milk that comes in packet not spoil? जो मिल्क पैकेट में आता है यानी कि दूध की थैली में आता है वो स्पॉइल क्यों नहीं होता? My mother told me that the milk is pasteurized. What is pasteurization? यानी कि मेरी माँ ने कहा कि वो दूध है पेस्चराइज होता है। ये पेस्चराइजेशन क्या होता है? पेस्चराइज मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। यानी कि पेस्चराइज मिल्क जो है कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग। इसको हम पी सकते हैं बिना बॉईल करे, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। क्यों फ्री होता है? द मिल्क इज हीटेड टू बी 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 seconds and suddenly chilled and stored। यानी कि इस मिल्क को 70 डिग्री पे 15 से 30 सेकंड को हीट किया जाता है। उसके बाद इसे तुरंत से ठंडा कर दिया जाता है, उसके बाद इसे स्टोर कर दिया जाता है। By doing so, it prevents the growth of microbes. This process followed by Louis Pasteur, it is called pasteurization. यानी कि by doing so, ये करने से it prevent the growth of microbes, यानी कि ये माइक्रोब्स की जो ग्रोथ पे असर करता है। दिस प्रोसेस was discovered by Louis Pasteur, और ये जो प्रोसेस है वो Louis Pasteur के द्वारा डिस्कवर की गई थी। इसे पेस्चराइजेशन कहते हैं। Now है storage and packing. These days dry fruits and even vegetables are sold in sealed air-tight packets to prevent the attacks of microbes. ये तो आप सबको पता है। हाँ, आज के ज़माने में जो सूखे ड्राई फ्रूट्स होते हैं और या कि वेजिटेबल भी होती है, उन्हें सील करके रखा जाता है ताकि उन पे जो हवा ना लगे और ताकि माइक्रोब जो है उन्हें अटैक न कर ले। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन। You have learnt about the bacteria Rhizobium in class 6 and 7. आपने राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में क्लास 6 और 7 में पढ़ा है। It involves the fixation of nitrogen in leguminous plants. It is involved यानी कि इसमें मिला होता है in the fixation of nitrogen in leguminous pulses यानी कि pulses के अंदर। Recall that rhizobium lives in the root nodules of leguminous plant such are beans and peas with which it has a symbiotic relationship. Sometimes nitrogen gets fixed through the action of lighting, but you know that the amount of nitrogen in the atmosphere remains constant. You may wonder how. Let us understand this in the next section. यानी कि इसमें बताया क्या है गया है कि आपने देखा होगा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म राइजोबियम है वो कुछ प्लांट्स के रूट्स में रहता है, जैसे कि बीन्स सी पीस में। इसका जो है कि रिलेशनशिप होता है, आपने पढ़ा था। और ये नाइट्रोजन को लेता है और जो पौधे होते हैं उन्हें खाना देता है, तो वो उसमें रहता है। इसलिए वो जो इसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसे कम करता है ताकि वो प्लांट्स को अच्छे से लिव कर सके। अभी से और अच्छे दूसरे मेथड से समझने में हम लोग नाइट्रोजन साइकिल को पढ़ेंगे। आवर एटमॉस्फेयर है 78% नाइट्रोजन गैस। हमारे एटमॉस्फेयर में 78% तो नाइट्रोजन गैस ही आपको पता है। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल कंस्टिट्यूट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज पार्ट्स ऑफ प्रोटीन्स, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन। नाइट्रोजन जो है बहुत ही सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में है कुछ समय, जैसे प्रोटीन के, क्लोरोफिल के, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, इन समय। द एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, यानी कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो एनिमल्स और प्लांट्स के द्वारा नहीं लिया जाता, डायरेक्टली नहीं लिया जाता। सर्टेनली बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन
blue green alga present in the soil fix nitrogen from the atmosphere and convert it into compound of nitrogen। यानी कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि ब्लू ग्रीन एलेगा जो है सॉइल के अंदर मिला होता है, जो ये नाइट्रोजन को लेता है एटमॉस्फेयर से और इसे कंपाउंड और नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर लेता है। वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दिस यूजेबल कंपाउंड इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स एंड फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट सिस्टम। यानी कि फिर जब ये यूजेबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है तो ये प्लांट्स के रूट सिस्टम जो है तो इसे एब्जॉर्ब कर ले लेते हैं। नाइट्रोजन इज देन यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड। नाइट्रोजन फिर यूज होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स की सिंथेसिस में प्रोटीन्स एंड अनदर कंपाउंड और दूसरे कंपाउंड में। एनिमल फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दीज प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड। When plants and animals die, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogen waste into nitrogen compound to be used by plants again. Certain other bacteria convert some parts of them to nitrogen gas which goes back into the atmosphere. As a result, the percentage of nitrogen in the atmosphere remains more or less constant. यानी कि जब प्लांट्स और एनिमल मर जाते हैं, बैक्टीरिया और फंगी जो है सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो नाइट्रोजन वेस्ट को जो है कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड में टू बी यूज, ताकि वो प्लांट्स के द्वारा फिर से यूज किया जाए। सर्टेन अदर बैक्टीरिया और कुछ बैक्टीरिया होते हैं कन्वर्ट सम पार्ट्स, कुछ पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, बदल देते हैं टू नाइट्रोजन गैस को विच गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, और फिर वो यानी कि कुछ नाइट्रोजन गैस को फिर से एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं। एज अ रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेंस मोर और लेस कांस्टेंट। इसलिए इस रिजल्ट के हिसाब से कि नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर में होना कभी ज़्यादा होता है कभी कम। तो इसके साथ हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। ये एक टेबल भी दी हुई है। सो चैप्टर जो है फिनिश हो गया है। अब कीवर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं। एलेगा, एंटीबायोटिक, एंटीबॉडीज, बैक्टीरिया कैरियर, communicable disease, fermentation, fungi, lactobacillus, microorganism, nitrogen cycle, nitrogenification, pasteurization, pathogen preservation, rhizobium, vaccine, virus, yeast, ये सब कीवर्ड्स थे। अब हमने व्हाट वी हैव लर्न अब ये पढ़ेंगे। सो व्हाट वी हैव लर्न है पढ़ लिया, मतलब चलो। तो अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज करने से पहले वीडियो जो है लॉन्ग हो चुकी है। अब अगर हम लोग वीडियो स्टार्ट भी करेंगे एक्सरसाइज के लिए तो नेक्स्ट पार्ट बन ही जाएगा। तो इसलिए हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में साइंस की अब एक्सरसाइज करा लेंगे। तो अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन हाँ, अब मेरी मैथ्स की वीडियो जो है मेरी अपलोड नहीं हो रही है। सो अब मैथ्स की जो मैं 18 जुलाई से ही बनाऊंगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में साइंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक ज़रूर करना।